स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। आज से हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। बहुत से स्टूडेंट की समस्याएं हमेशा यही रहती हैं। जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, जीडी की तैयारी कर रहे हैं, लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ तक कि पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर पटवारी हो, कानूनगो हो, इन सब परीक्षाओं की तैयारी, एसएससी जीडी हो गया, जीडी की तैयारी, या फिर कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम के लिए सबसे पहली चीज़ कही जाती है कि आप लुसेंट पूरा पढ़ लीजिए। लुसेंट ज़रूरी है पढ़ना, तो लुसेंट सच में ज़रूरी है। लुसेंट एक रामबाण इलाज है, हर एक बीमारी का एक ही इलाज है, रामबाण इलाज है, रामबाण इलाज है। और लुसेंट को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र है लुसेंट, इसलिए लुसेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लुसेंट में सभी सब्जेक्ट दिए हुए हैं, चाहे वो इतिहास की बात करें, इतिहास भी दिया हुआ है, भूगोल भी दिया हुआ है, इतिहास भूगोल हो गया, और आपका संविधान भी दिया है, आपका इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था भी दी हुई है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी दिए हुए हैं। मतलब सब सब्जेक्ट दिए हुए हैं, सिवाय मैथ वगैरह नहीं दी गई है, मैथ नहीं है, रीजनिंग नहीं दी गई है। तो इन सब रीजनिंग मैथ को आप लोग एक किनारे किसी और बुक से लगाते रहिए। जैसे मैथ की आर एस अग्रवाल की बुक होती है, आर एस अग्रवाल के हैं, या फिर वो होते हैं एक यादव जी हैं, उनकी बुक है, बहुत फेमस है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इतिहास। इतिहास में सबसे पहले हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। वैसे इतिहास की बात करें तो इतिहास 3 भागों में बटा हुआ, प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है ताकि हमें, यानी जो लोग पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ने में आसानी हो। चलिए शुरू करते मध्यकालीन भारत का इतिहास। आपके पास नई वाली लुसेंट या थोड़ा पुरानी वाली लुसेंट होगी तो पेज नंबर 21 पे लिखा हुआ मध्यकालीन भारत का इतिहास। हम जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण बताएं उसको आप लोग आसानी से टिक कर लीजिए और उसके बाद उसको पढ़िए। ठीक है, तो देखिए पेज नंबर 21 पे लिखा हुआ है मध्यकालीन भारत का इतिहास। और भारत पर अरबों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, अरब कौन थे? मतलब सऊदी अरब वगैरह के क्षेत्र से जो लोग थे उनके आक्रमण की बात हो रही है। अगर हम भारत का इस प्रकार से मैप बनाते हैं, ठीक है, तो अरब इधर आप देखेंगे, यहाँ पर पाकिस्तान है, इधर ईरान है, इधर ऐसे चले जाते हैं, तो ऐसे करके ये मैप बनाएंगे तो इधर सऊदी अरब वगैरह है। तो यहाँ से लोगों का, अरबों का आक्रमण की बात है। तो ये अरबी जो थे वो भारत में आक्रमण किए, तो उनके आक्रमण की बात है। तो देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहली बार भारत पर सफल आक्रमण किसने किया? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था। हमने अभी मैप बनाया था, मैप में हमने ये बताया कि भारत में इधर सिंध का क्षेत्र था, सबसे पहले उसने सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है, और जब आक्रमण किया था तो सिंध पर दाहिर का शासन था। किसका शासन था? दाहिर का। दाहिर वहाँ का राजा था, उसका वहाँ पर शासन था। ओके, तो भारत में 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण अरबों ने किया, और आक्रमणकारी सफल नेतृत्व जिसने जो सफल हुआ वो था मोहम्मद बिन कासिम। और इसका उद्देश्य क्या था? भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ओके, धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। जिस प्रकार से आपका उद्देश्य है कि सरकारी नौकरी प्राप्त करना, वैसे ही इसका उद्देश्य था कि धन दौलत लूटो और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करो। कब किया? 712 में। कहाँ पर किया? सिंध पर किया। किसका शासन था? दाहिर का था। कौन किया? मोहम्मद बिन कासिम। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात आगे बढ़ती है, इतिहास आगे बढ़ता है। महमूद गजनी होता है, महमूद गजनी। अब बात यहाँ पे होती है कि 932 ईस्वी में
अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी साम्राज्य की स्थापना करता है। गजनी आप देखेंगे अफ़गानिस्तान में, आज भी गजनी एक साम्राज्य है अफ़गानिस्तान में, ठीक है। गजनी अब वहाँ पर मैप में आप नक्शा होगा आपके घर में, तो उसको देखिएगा कि गजनी, गजनी क्या है, तो गजनी आज भी है। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना कौन किया? अलप्तगीन नामक एक तुर्क था, तुर्की था, ठीक है, तुर्किस्तान वाला, जिसकी राजधानी गजनी थी। अलप्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में प्रीतिन, ये छोड़िए आगे बढ़िए, प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। तो पंजाब में कौन शासन कर रहा था? शाही वंश का शासक जयपाल कर रहा था। ओके, अब अलप्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन था, और सुबुक्तगीन का दामाद था सुबुक्तगीन महमूद गजनी, सुबुक्तगीन का पुत्र था, ठीक है। अलप्तगीन यहाँ पर बताएं कि गजनी साम्राज्य का संस्थापक अलप्तगीन था। अलप्तगीन का दामाद और गुलाम था कौन? सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनी। कौन था? महमूद गजनी, जिसका जन्म 971 ईस्वी में हुआ था। अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। खुरासान एक जगह थी, वहाँ का शासक था कौन? महमूद गजनी, ठीक है। तो हमने क्या देखा? गजनी साम्राज्य की बात कर रहे हैं। तो अलप्तगीन एक तुर्क सरदार था जिसका दामाद था सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनी। ओके, और महमूद गजनी जो है कि अपने पिता के शासनकाल में खुरासान का शासक था। खुरासान एक क्षेत्र था, वहाँ का शासक था, ठीक है। 27 वर्ष की अवस्था में गजनी की गद्दी पर महमूद गजनी बैठता है, और भारत पर महमूद गजनी 17 बार आक्रमण करता है। कितनी बार आक्रमण करता है? 17 बार आक्रमण करता है। ओके, सबसे पहली बार महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था, धन की प्राप्ति था। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था, मतलब भारत में मूर्तियों को तोड़ देता था। महमूद गजनी ने भारत पर सर्वप्रथम 1000 में आक्रमण किया था। पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वह अपने देश लौट गया। पेशावर जो पहले भारत का भाग था, अब पाकिस्तान में है। ओके, महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। किसके विरुद्ध? शाही राजा जयपाल के विरुद्ध। इसमें जयपाल की पराजय हुई थी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। महमूद गजनी ने 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहला महत्वपूर्ण जीत बताई। नगरकोट के विरुद्ध हमला किया, मूर्तिवाद के विरुद्ध पहला जीत बताई उसने। महमूद गजनवी ने थानेसर के चक्रस्वामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। ओके, महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर वहाँ पर सबसे चर्चित आक्रमण हुआ, और मंदिर को लूट लिया, और मंदिर को लूटा तो वहाँ से उसको 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी थी, ठीक है। जब भारत से वह गुजरात से मंदिर से लूट कर जा रहा था, तो जाते वक्त यहाँ पर दिल्ली के आसपास के जाट लोगों ने उस पर आक्रमण कर दिया। जाट लोगों ने आक्रमण कर दिया, बढ़िया से उसकी पिटाई कर दी। जब बढ़िया से पिटाई कर दी तो वो बेचारा वापस तो गया 1025 में आक्रमण करके सोमनाथ मंदिर पर, पैसा लेके जा रहा था, पिटाई कर दी, और धन दौलत भी लूट लिए जाट लोग। जब धन दौलत लूट लिए तो इसको गुस्सा आया, चला तो गया, लेकिन फिर आया कि जाट लोगों के विरुद्ध ही युद्ध करूंगा। जाट लोगों के विरुद्ध 1027 में विरुद्ध युद्ध करता है, उन लोगों के जाटों के विरुद्ध युद्ध करता है, और यहाँ से फिर आता, फिर पीटा पाटा जाता है, बेचारा बीमार पड़ जाता है, और 1030 ईस्वी में बेचारे की मृत्यु हो जाती है। बेचारा तो नहीं कहेंगे, वो तो आक्रमणकारी था, बेचारा नहीं है, दुश्मन था देश का, ठीक है। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। महमूद की सेना में शिवदराय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे, ठीक है। तो हिंदू भी उसके उच्च पदों पर आसीन थे। शिवदराय एवं तिलक जैसे हिंदू। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी, फरूखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन बनता है कि कौन किसके दरबार में रहते थे, तो याद रखिएगा अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फरूखी, ये लोग इतिहासकार वगैरह थे, तो उसके दरबार में रहा करते थे महमूद गजनी के। ओके, आपको यहाँ याद हो जाना चाहिए कई चीज़ें।
कई चीज़ें, जैसे अलतगिन नामक तुर्क सरदार था, उसका दामाद था कौन, उसका दामाद था सुबुक्तगिन, सुबुक्तगिन का पुत्र था महमूद गजनी, महमूद गजनी था। गजनी ने 27 वर्ष की अवस्था में जो कि राजगद्दी प्राप्त करता है और भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। भारत पर सबसे पहले 1000 में आक्रमण करता है, फिर 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है, 1008 में नगरकोट के विरुद्ध हमला करता है, 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटता है। तो जब वापस जाता है तो जाट लोग उस पर हमला कर देते हैं, जाट लोग हमला कर देते हैं तो वापस जाट लोगों के ऊपर हमला करता है। लेकिन 1030 में फिर पिटाई हो जाती है इसकी, तो 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और यह ऐसा पहला शासक था जो सुल्तान की उपाधि धारण करता है। महमूद की सेना में सेवंत राय तथा तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उतबी तथा फरूखी महमूद गजनी पे दरबार में रहते थे। अलबरूनी इतिहासकार था, उसने एक पुस्तक लिखी है तहकीके हिंद। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तहकीके हिंद पुस्तक कौन लिखा है। फिरदौसी ने पुस्तक लिखी है शाहनामा। उतबी ने लिखी है किताबुल यामनी, और फिर एक फरूखी भी था। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए अभी के अभी, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमें यहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है कि मोहम्मद गौरी। अब हम लोग यहाँ पर भारत पर पहले आक्रमण की बात कर लिए, महमूद गजनी की बात कर लिए, अब हम मोहम्मद गौरी की बात करेंगे। मोहम्मद गौरी, गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। अब हम गजनी साम्राज्य की बात किए हैं तो गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था गौर, ठीक है। 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया था। मुल्तान कहाँ था? मुल्तान के विरुद्ध युद्ध किया था, मैप में खोजिएगा आप लोग। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात पर हुआ। यहाँ का शासक भीम सेकंड ने गौरी को बुरी तरह परास्त कर दिया। पाटन गुजरात पर आक्रमण किया तो यहाँ का शासक जो था भीमदिति ने गौरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया, ठीक है। 1178 में पहला आक्रमण मोहम्मद गौरी ने 1175 में किया, दूसरा आक्रमण पाटन गुजरात में 1178 में किया, और यहाँ पर वो बुरी तरह से हार गया। किससे? भीमदिति से बुरी तरह से हार गया, ठीक है। मोहम्मद गौरी के बारे में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो युद्ध पूछे जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध, ठीक है। पाटन गुजरात में 1178 में तो हार गया था, लेकिन तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में होता है। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है और पृथ्वीराज चौहान विजयी हो जाते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध याद रखिएगा, वर्ष है 1191। किसके किसके बीच होता है? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच होता है, और इसमें चौहान विजयी रहता है। याद रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान इसमें विजयी रहते हैं, मोहम्मद गौरी फिर हार जाता है। पहले तो पाटन गुजरात में यहाँ 1178 में भीमदिति से हारा था, फिर हार गया। तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और यहाँ पर क्या होता है? गौरी विजयी हो जाता है, ठीक है। मोहम्मद गौरी यहाँ दोबारा विजयी हो जाता है, 1 साल बाद ही हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, गौरी विजयी हो जाते हैं। यहाँ पर कहानी है कि पृथ्वीराज चौहान जब जीत जाते हैं पहला युद्ध, पृथ्वीराज चौहान थोड़ा सा भोग विलास में लिप्त हो जाते हैं, तो इस वजह से दूसरी चीज़ यहाँ पर ये भी आती है कि कन्नौज के शासक थे कौन? जयचंद थे, इन्होंने साथ नहीं दिया था। यहाँ पर एक कहानी है कि कन्नौज के शासक जो जयचंद थे, उनकी लड़की के साथ इनका कुछ मतलब अफेयर था, उसकी लड़की को उठा ले आए थे चौहान, इसलिए ये उनसे सहायता मांग रहे थे, जयचंद से सहायता मांग रहे थे कि मैं युद्ध कर रहा हूँ, इसमें सहायता करिए, लेकिन उन्होंने सहायता नहीं की थी। इसीलिए कहते हैं कि जयचंद हो जाना, आज भी कहावतें हैं कि जयचंद हो जाना, जयचंद ने साथ नहीं दिया था इसलिए, ठीक है। चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हो जाता है। खुद इनके ससुर जी के विरुद्ध युद्ध हो जाता है और फिर गौरी जीत जाता है, ओके। याद रखिएगा यहाँ तक। तो हमने देखा तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन चंदावर का प्रथम युद्ध याद हो जाना चाहिए। 1191, 1192, 1194। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति अस्कंद था, ठीक है। मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट गया, ठीक है। गजनी वापस चला गया कि चलो भैया आप जीत उत लिए हैं, तुम लोग संभालो, हम चल रहे हैं। मोहम्मद गौरी की हत्या 1206 में कर दी गई। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हो गई? 1206 में कर दी गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको,
कोई दिक्कत नहीं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने शुरू किया था मध्यकालीन भारत। हमने बताया कि मध्यकालीन भारत का इतिहास शुरू होता है जब भारत पर अरबों का आक्रमण होता है। सबसे पहले 712 ईस्वी में आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम करता है। कब करता है? जब करता है 712 में तो सिंध पर आक्रमण करता है। उस वक्त वहाँ दाहिर का शासन होता है। ओके, उसका उद्देश्य था धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। फिर महमूद गजनी आता है। गजनी का संस्थापक था अलप्तगीन, जो तुर्की था, तुर्क सरदार था। अलप्तगीन का दामाद था कौन था? सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का पुत्र था महमूद गजनी। महमूद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठता है, ठीक है, और भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। सबसे पहले 1000 ईस्वी में आक्रमण करता है, फिर 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है। 1001 और आज चल रहा है 2022। ओके, तो 1001 में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है। महमूद गजनी का 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमला होता है, जिसको मूर्तिवाद के विरुद्ध महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। थानेसर के चक्रसामिन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण था 1025 में सोमनाथ मंदिर, जो गुजरात में था, मंदिर सौराष्ट्र गुजरात में, इसको लूट कर ले जा रहा था। रास्ते में जाट लोगों ने इसकी बढ़िया से कुटाई कर दी तो 1127 में जाट लोगों के विरुद्ध युद्ध करने की ठान लिया, और जाट लोगों के विरुद्ध युद्ध किया तो उसमें भी बहुत पिटाई कर दिए जाट लोग, और छीन छान लिए उसका जो भी लूट का माल था, जो भी लेके आया था, सब छीन लिए, ठीक है। सुल्तान की उपाधि पहली बार धारण करता है, और इसमें कुछ लोग महमूद गजनवी की सेना में भारतीय भी थे, जो हिंदू भी थे। सेवंत राय और तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। अलबरूनी, फिरदौसी, उद्बी तथा फरूखी महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। ये लोग इतिहासकार थे। अलबरूनी ने लिखा तहकीक हिंद, फिरदौसी ने शाहनामा, उतबी ने किताबुल यामनी, और फरूखी ये लोग उसके दरबार में रहा करते थे। फिर हमने देखा है मोहम्मद गौरी के बारे में। मोहम्मद गौरी जो है 1173 ईस्वी में शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के रूप में नाम से शासक बनता है। 1175 में मुल्तान के विरुद्ध आक्रमण करता है भारत पर, और 1178 में पाटन गुजरात में आक्रमण करता है, और भीम द्वितीय ने इनको बहुत बुरी तरीके से पराजित करते हैं, भीम सेकेंड, ठीक है। लेकिन तराइन का प्रथम युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। 1191 में चौहान विजयी होते हैं, पृथ्वीराज चौहान। दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और गौरी विजयी हो जाता है। फिर चंदावर का युद्ध होता है 1194 गौरी और जयचंद के बीच, यहाँ पर भी गौरी विजयी हो जाता है। फिर यहाँ पर मोहम्मद गौरी भारत के विजित प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापतियों को सौंपते हुए गजनी लौट जाता है। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 को कर दी जाती है। 1206 में शुरू होता है सल्तनत काल। सल्तनत काल में कई वंश हो जाते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, तुगलक सैयद, लोधी वंश, ठीक है। ये सब ट्रिक के द्वारा हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। अभी जो हमने पढ़ाया उसको रिसेंट में एक बार आप खुद से रिवाइज कर लीजिए, हो सकता है आपको अब याद हो गया हो। अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद।